बात हो रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब की, जहां सीबीआई के छापे पड़े हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि देखिए वो देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं, उनका गुणगान न्यूयॉर्क टाइम्स तक में हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी दूसरे पार्टियों का कहना है कि यहां पर आप उसकी आड़ में अपने इस तथाकथित एक्साइज घोटाले से नहीं बच सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई ब्रेक के पहले। आदिल खान साहब, अब देखिए आरोपी की तो कोई कमी नहीं है। बात यह भी हो रही है कि कोई आपकी तेलंगाना के किसी होटल में मीटिंग हुई, आपने 144 करोड़ रुपए माफ किए, उसके एवज में आपने उनसे फायदा लिया। आगे गोवा के चुनाव थे, पंजाब के चुनाव थे और एक साठगांठ थी। इस पर क्या सफाई होगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 19 राज्यों में सरकार चला रही है और कुछ राज्यों में कांग्रेस भी सरकार चला रही है। कोई एक सरकार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर अपनी एक ऐड छपवा ले तो हम सारे लोग मान जाएंगे। चलिए, वो तो बात हो गई क्लियर, काफी चर्चा हो गई उस ऐड के बारे में। आई थिंक मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, मैंने सबको सुना है, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये पूरा मामला शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से जुड़ा हुआ मामला है। मैं बताता हूं क्यों। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती हैं और केंद्र सरकार के बुलावे पर आती है तो कहती है कि मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखना। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान जी हिंदुस्तान आते हैं, कहते हैं कि मुझे दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को देखना है। ये जो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता थी और जो लोकप्रियता है, जो अरविंद केजरीवाल नहीं, ये आदिल साहब ठीक है, ये बातें मान ली हमने, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूं। चलिए, लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो अलग मुद्दा है ना। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं जी। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता है, ये जो मनीष सिसोदिया जी की और सत्येंद्र जैन की बढ़ती लोकप्रियता है, इससे भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, चलिए, ओके। आशुतोष जी मुझे बताइए, क्या ठीक है एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आशुतोष जी मुझे बताइए, क्या ये इतना सीधा और सरल है कि आपकी ऐसी बढ़ती लोकप्रियता, आपने स्कूल बहुत अच्छे चला लिए, आपने बड़ा अच्छा प्रशासन कर लिया, अब मैं सीबीआई, ईडी सबको बुलाऊंगा और आपकी बैंड बजा दूंगा? इज इट सो सिंपल? अनफॉर्चुनेटली इतना ही सिंपल है ये। दुर्भाग्य की बात है ये कि मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इस बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए कि इस देश की शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, इस देश के अंदर स्वास्थ्य नीति क्या होनी चाहिए, किस सरकार ने स्वास्थ्य पे कितना पैसा खर्च किया, स्वास्थ्य को लेकर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपलमेंट किया, शिक्षा को लेकर। इसका मतलब यह है कि हम आबकारी वाला जो भी मामला है उसमें आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे रहे हैं सर, इज इट? नहीं विपिन, ये दो अलग अलग चीजें। मैं यही कह रहा हूं सर, ये दो अलग अलग चीजें, इसीलिए मैंने वो सवाल लेके आया। हाँ, इसलिए मैंने कहा मनीष सिसोदिया दोनों विभागों के मंत्री हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। तो शिक्षा के मसले पे जो काम उनकी सरकार या वो कर रहे हैं वो एक अलग सवाल है। जहां तक शराब नीति का सवाल है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपनी नीतियों में जैसे चाहे वैसे बदलाव करे। नीतियों में बदलाव से फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, क्या नीतियों का बदलाव किसी न्यस्त स्वार्थ की वजह से किया गया? क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ? क्या उसमें पैसे का लेन देन हुआ? यह अलग तरीके का सवाल है। जो दूसरे तरीके का सवाल है उसके लिए अगर विपक्षी पार्टियां अगर आरोप लगाती हैं तो अगर जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। और ये मनीष सिसोदिया ने खुद कहा है कि भाई हम डरते नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, जांच होनी चाहिए। लेकिन इस वजह से जो लोग ये कह रहे हैं कि शराब नीति, शराब बिकना और शराब पीने को जो लोग नैतिकता का सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुझे दरअसल उनके ऊपर हंसी आती है। इस देश के अंदर गुजरात के अलावा बिहार ऐसा राज्य है जहां पे शराब ड्राई एरिया है, लेकिन दोनों राज्यों के अंदर आप चले जाइए कि शराब नीति की वजह से ही दरअसल वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों को जान जाती है। और ये शराब नीति जो है, ये शराब नहीं बेचना, ये निहायत ही बेवकूफी वाला काम है। न केवल इससे आपको रेवेन्यू का हरास होता है, बल्कि एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है उस प्रदेश के अंदर जिसमें माफिया काम करता है। गुजरात के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, आपको जिस तरीके की शराब चाहिए आपको शराब मिल जाएगी। बिहार में भी आप जिस तरीके चाहिए उस तरीके की शराब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि ठीक है, आपने जो भी नीति लाई, लेकिन यह है कि उसमें आपने 144 करोड़ माफ किए, आपने उसमें फिर फीस भी माफ कर दी और थोड़ा वक्त और टाइमिंग पे सवाल है। शिवम त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शिवम। विपिन, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो सीबीआई जांच करने दीजिए उसको जांच। ठीक है, नहीं गॉट योर पॉइंट सर, ठीक है। शिवम,
नंबर वन सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बिल्कुल मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि हम जांच से बिल्कुल डरते नहीं हैं, लेकिन यहां पर अप्रोक्सीमेटली 41 मिनट बीत गए हैं और आदिल खान ने 41 मिनट में 41 सेकंड भी शराब की पॉलिसी पर बोला हो तो मैं अपना नाम बदल लूं। यहां प्रॉब्लम डिफ्लेक्शन से है, ये लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं विषय को। वो शिक्षा मंत्री हैं, शानदार बात है, स्कूल अच्छे किए, उस बात पर एक डिबेट हो सकती है, वो एक सेपरेट इशू है। फाइनेंस में उन्होंने अच्छे काम किए, वो एक अलग बात हो सकती है। आज बात हो रही है शराब पॉलिसी की। आप मुझे एक चीज बताइए, इन्हीं के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। वो कहते हैं कि 144 करोड़ का फायदा दिया गया है। वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, इतनी ही अच्छी शराब पॉलिसी थी आपकी और आप चाहते थे कि वो होना चाहिए और आप चाहते थे कि दिल्ली की शराब पॉलिसी उससे वो चीजें बेहतर होंगी, तो वापस क्यों ले लिया? होने दीजिए ना, होने देते। अब मैं ये सवाल इनसे पूछ रहा हूं कि आपकी शराब नीति इतनी शानदार थी तो उसको विड्रॉ नहीं करना था। अभी आदिल खान से आप ये सवाल पूछेगा, वो फिर से शिक्षा नीति पर आ जाएंगे। मेरी प्रॉब्लम और देश की प्रॉब्लम यहां यह है कि हम मनीष सिसोदिया जो कि एक्साइज मिनिस्टर हैं, हम उनसे एक्साइज से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब इस देश को नहीं दिया जा रहा। 1-to-1 में अरविंद केजरीवाल जी ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया, प्रवक्ता भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप एक हाइपोथेटिकली 10 सेकंड के मान लीजिए कि चलिए ठीक है, इनका शिक्षा मॉडल अच्छा है, मैं कह रहा हूं मान लीजिए हाइपोथेटिकली, जो कि नहीं है, उसमें भी अलग से डिबेट होने की आवश्यकता है। लेकिन शराब पॉलिसी जिस पर आज आप कटघरे में हैं, और ये सब चीजें पहली बार तो हो नहीं रही है। ऐसा तो नहीं है कि इसके मतलब जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, इनके अलावा पहले किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। सर्टिफिकेट तो उन्होंने दिया था सत्येंद्र जैन को भी, देख लीजिए आज आप वो कहां पर है। तो इनके सर्टिफिकेट से ना तो दुनिया, ना ये मीडिया, ना ही जनता चलती है, वो कोर्ट तय करेंगे। लेकिन आज जो आप पर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का टू द पॉइंट उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछ लीजिए। इनसे पूछ लीजिए अगर इनकी शराब नीति इतनी शानदार थी तो उसको वापस क्यों ले लिया? एक ही शब्द का बात है, और इन्हीं के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर यह चीज हुई है। ये क्या कहना चाहते हैं इनका, पूछिए। आदिल खान साहब को जवाब देना चाहेंगे या फिर मैं अपनी तरफ से सवाल? विपिन जी, देखिए पहली बात तो यह है कि शायद इनको नॉलेज नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, दिल्ली के अंदर व्यवस्थाएं अलग। बड़ी बड़ी बात कर लेने से और टॉपिक पर बात कर लेने में बड़ा अंतर होता है। हमने शराब नीति क्यों वापस ली, ये इनको इनके लिए जानना जरूरी है। देखिए दिल्ली के अंदर 850 दुकानें खुलनी थी, एलजी साहब ने लास्ट मोमेंट पर फाइल मंगा के उसमें कुछ चेंज किया। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो एनओसी लेनी थी वो एनओसी नहीं मिली और 250 दुकानें खुली। और दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के धमकी से इस नीति पर काम करने को तैयार नहीं थे। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अंदर भी गुजरात की तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग जहरीली और अवैध शराब बेचें। इस वजह से बाकी सारी बातें मेरे को समझ में आई, लेकिन ये जो आखिरी पॉइंट है कि हम इसको गुजरात नहीं बनने देंगे, वो मुझे समझ नहीं आया, कैसे बन जाता गुजरात? देखिए जब दिल्ली के अंदर आप शराब की दुकानें बंद करा देंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री होगी, जो आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। जिस तरीके से गुजरात में अवैध शराब, मेरी एक चीज आपसे सवाल है, मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा बस एक ही सवाल है, आप मुझे इतना बता दीजिए, आपके अधिकारी जब आज अगर केंद्र सरकार से इतने डर रहे हैं, वो इतना डर कर काम कर रहे हैं, तो भविष्य में भी काम नहीं करेंगे? आप ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी केंद्र सरकार अपॉइंटमेंट करती है, पता है मुझे, आज जो 15 लोगों पर FIR हुई है उसमें से 14 अधिकारी हैं, 14 अधिकारी हैं। तो केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को जेल में डाल दिया, कैसी बातें करते हैं आप? जिसको ये समझ ले एक्साइज कमिश्नर पर FIR हुई है, एक्साइज डिप्टी कमिश्नर पर FIR हुई है, तो मतलब अपने अधिकारियों पर FIR करना। आदिल साहब, क्योंकि ये सवाल मैंने भी आपसे पहले पूछा था कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगे 144 करोड़ वाला, मीटिंग वाला, तमाम वाला, आप इस पे क्या कह रहे हैं वो तो दे दीजिए, उन्होंने जो पूछा छोड़ दीजिए। हाँ जी, जिसको ये समझ नहीं है कि नहीं, उनकी बात छोड़ दीजिए ना, कौन करता है, देखिए क्या जवाब देना है। मैंने ये सवाल आपसे पहले पूछा था, मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो उसको दोबारा लेके आ गए, लेकिन ये जवाब तो आपको देना होगा ना आज की तारीख में। विपिन जी, मैंने आपके इस सवाल का जवाब पहले भी दिया, मैं फिर दे रहा हूँ कि कोर्ट के अलग अलग डायरेक्शन के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित एनसीटी ने टोल टैक्स में कोरोना के दौरान 80 करोड़ रुपए अपने टोल टैक्स के जिन्होंने टेंडर लिया था उनका माफ किया, उसी तर्ज पर कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये पैसा कोविड के दौरान चूंकि दुकानें बंद थी, जिस तरीके से रेलवे ने अपने जो रिपोर्ट कहा है, that's where the problem is। एक मिनट शिवम भाई, एक मिनट के डायरेक्शन के बाद वो आपने मान लिया है तो उसको मीडिया में लेकर आइए ना। दूसरी चीज मॉडल पर क्यों
करते हैं आप? वो रिपोर्ट अरे लाके आप दे दीजिए समय मेरे मीडिया पास को। कम रह गया, समय मेरे पास कम रह गया, एक-एक करके बात सुन ही नहीं पाऊंगा। आदिल साहब अपनी बात क्विकली खत्म मैं कीजिए। फिर से कह रहा हूं कि इसमें इतना भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान और डरी हुई क्यों है? आज जांच हो रही है, हम स्वागत कर रहे हैं जांच का। आपके पास ये बताने को नहीं कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जहां सीबीआई गई हो, जहां ईडी गई हो, जहां इनकम टैक्स गई हो। ठीक है, आज येद्रप्पा जैसे भ्रष्टाचारी, आज येद्रप्पा जैसे भ्रष्टाचारी अनुजा जी, ये कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव हैं, आपके किसी नेता, आपके राज्य की किसी सरकार पे ईडी और सीबीआई के कार्रवाई नहीं होती है। 2014 से लेकर ठीक है, गॉड ऑफ फाइट। अनुजा जी, सिर्फ एक नाम बता दीजिए। मैं सिर्फ इन्हीं से यही पूछ